नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड ने जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जो है ये मॉडल पेपर बहुत ही वायरल हो रहा है प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं यही मॉडल पेपर, जो आपको जो है कम से कम 70 नंबर में से कम प्रिय विद्यार्थियों 60 नंबर तो इससे ज़रूर कंफर्म हो जाएंगे। इसीलिए इस मॉडल पेपर को आपको अच्छी तरह से हल करके जाना है। और मैं पूरा का पूरा जो मॉडल पेपर है लगभग मैं 4 पार्ट में ज़रूर बना दूंगा। इसीलिए आपको हमारे वीडियो से जुड़े रहना है प्रिय विद्यार्थियों। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो देखिए हमारा एक का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है, ये विकल्पी क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, कितना है 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का जो पराशर दाब है कितना दिया है 2.57 गुणे 10⁻³ बार इतना दिया है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। कह रहा गणना कीजिए प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान की कितना होगा। पहला हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। ठीक है, हम इसे हल करेंगे, इसके बाद हम टिक करेंगे कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास दिया क्या है। तो दिया है हमारे पास आयतन। तो आयतन वॉल्यूम हमारे पास देखिए 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब हमारे पास दिया है ना, ये क्या है हमारे पास आयतन है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसे लीटर में बदलेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.2 लीटर। ठीक है ना, 1000 का जब आप भाग लगाएं तो 0.2 लीटर हमारे पास आ जाएगा। आयतन कितना आ जाएगा 0.2 लीटर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास और क्या दिया है, 1.26 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि मतलब हमारे पास छोटा वाला डब्लू, स्मॉल डब्लू का मान कितना है 1.26 ग्राम। टेम्परेचर कितना दिया है हमारे पास 300 केल्विन हमारे पास दिया है टेम्परेचर इन ताप। इसके बाद पराशर दाब हमारे पास कितना दिया है, पाई लिख सकते हो या पी लिख सकते हो। ठीक है ना, हमारे पास इतना दिया है। कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, मोलर द्रव्यमान हमें एम का मान पता करना है। तो हमें पता है सूत्र की पी बराबर होता है पराशर दाब WRT/mv, ये होता है सूत्र। ठीक है ना, आपको पी का मान दिया है यहाँ पर, आप पी का मान रख देंगे। इसके बाद डब्लू का मान हमारे पास दिया है, आप डब्लू का मान रख देंगे। आर का मान कितना होता है, आर का मान आपको याद करके जाना है, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि सवाल में नहीं लिखा होता है। आर का मान कितना होता है 0.083, ये होता है आर का मान। ठीक है, और हमारे पास टी का मान कितना है 300। इसके बाद हमें एम का मान ज्ञात करना है। वॉल्यूम आयतन हमारे पास कितना है 0.2 लीटर है। ठीक है ना, आपको सेंटीमीटर में ही देगा, या तो लीटर में अगर दे दे तो आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपको सेंटीमीटर में दे देता है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा लीटर में। ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0.2 लीटर है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब इसे हल करेंगे सबसे पहले इसका गुणा कराएंगे, फिर भाग लगाएंगे। ठीक है ना, फिर इसको यानी कि इसका भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा, फाइनली आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा देख सकते हैं आप। जब इसका हल करेंगे ना, इसे पूरा का पूरा हल करने के बाद लगभग में आपका आंसर आ जाएगा। एम का मान मोलर द्रव्यमान 61.03 ग्राम मोल इनवर्स। आंसर कितना आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा आपका हल करने के बाद। ठीक है, तो 61 दशमलव से हमारा ऑप्शन जो है कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 61.0 यानी 2 है ना, तो 61.03 है, यानी वो लगभग में हमारे पास आंसर जो है पहला ऑप्शन ही सही है। आप पहला देखिए विद्यार्थियों, हमारा एक का ख कह रहा है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, यही कह रहा ना। पहला ऑप्शन में 3D क्यूब, और दूसरा ऑप्शन में 3D5, तीसरा हमारे पास है 3D8, और चौथा है 3D4। तो हमें देखना है कौन अधिक स्थायी है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 3D3 है। अगर हम डी के कितने कक्षक होते हैं तो आप जान सकते हैं कि हमारे पास 5 होते हैं। कितने होते हैं डी में, कितने कक्षक 5 होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो एक एक करके आप भर देंगे। इसके बाद इसमें भी कितने हैं 5 है, तो आप एक एक करके सभी में भर देंगे। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी कक्षक में आप भरेंगे।
तो देखिए सबसे पहले एक एक करके आप पाँचों में भर देंगे, इसके बाद 3 बचेंगे, फिर से दोबारा आप स्टार्ट करेंगे तो सभी के सभी भर जाएंगे। इसके बाद देखेंगे आप 3D4 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। लेकिन आपका आंसर कौन होगा, आपका आंसर वही होगा प्रिय विद्यार्थियों जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हैं, ठीक है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी जो युग्मित नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में है, तो 3D5 में, 3D5 में, इसीलिए क्या होगा, अधिक स्थायी हमारा यही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा जिसमें ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा ही क्या होगा, इस स्थायी होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक का ग कह रहा है संकुल, एक संकुल यौगिक है हमारे पास कोबाल्ट NH3 का होल ऑफ 6 कोष्टक बंद Cl2 से विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, यही कह रहा है ना। हम क्या करेंगे, कह रहा विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, जल में जब घोलेंगे तो ये क्या होगा, अपने आयनों में टूटेगा, ये क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यह जब अपने आयनों में टूट चुका है तो कोष्टक में CONH3 का होल ऑफ 6 2 + 2 Cl- में हमारा टूट जाएगा। तो वो कह रहा है आयन कितने होंगे, कितने आयन उत्पन्न होंगे, तो 2 आयन हमारे पास, एक ये है और एक आयन हमारे पास ये है। तो टोटल आयन कितने हो जाएंगे, टोटल आयन हमारे पास 3 हो जाएंगे। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एक का घ कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम बताइए, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता क्रम बताना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CHO, इसके बाद हमारे पास एक और है CH3 CH2 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 OH, इसके बाद हमारे पास H5C2O C2H5 यानी डाई एथिल ईथर जिसे कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3 है। ये हमारे पास किसका सूत्र है, ये है ब्यूटेन का सूत्र, ये है डाई एथिल ईथर का, ये क्या है प्रोपिल यानी ब्यूटिल अल्कोहल का, ये है ब्यूटिल अल्कोहल का, ये है किसका है ब्यूटेनल का, ठीक है ना। आप ध्यान में रखिएगा, वो कह रहा है क्वथनांकों का बढ़ता क्रम हमें बताना है। तो ध्यान में रखिएगा क्वथनांकों का बढ़ता क्रम में क्या होता है, सबसे पहले हमारा अल्कोहल आएगा, ठीक है ना, यानी कि मतलब सबसे आगे सबसे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, अल्कोहल का होता है, तो ठीक है। तो हमारे पास क्वथनांकों का बढ़ता क्रम पूछ रहा, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास अल्कोहल का। तो हम देखते हैं कि अल्कोहल जो स्टार्ट कहाँ से है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या हमारे पास अल्कोहल नहीं है, ठीक है ना। आगे हमारे पास यहाँ पर अल्कोहल नहीं है, यानी कि मतलब हमारे पास क्या ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता ज़्यादा, ठीक, इसका सबसे कम होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यह भी गलत हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल से स्टार्ट है, वही आपको ऑप्शन में टिक करके चले जाना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारे पास अल्कोहल का, इसके बाद होता है एल्डिहाइड का, इसके बाद हमारे पास होता है ईथर का, फिर होता है लास्ट में हमारे पास यानी कि मतलब एल्केन का, ठीक है ना। ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का ये बढ़ता क्रम है, किसका क्रम है, ये बढ़ रहा है ना, देख सकते हैं आप, ये बढ़ता क्रम है, ध्यान दीजिएगा BP का बढ़ता क्रम। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों हमारा एक का अंगा क्वेश्चन कह रहा है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से बनता है, क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है ना, बताया गया है कि क्या बनता है डॉट डॉट करके। तो पहला ऑप्शन में प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, दूसरा है प्राथमिक एलिफैटिक एमीन, तीसरा है द्वितीयक एमीन, चौथा है तृतीयक एमीन। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ कि आपको बनता क्या है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण से। तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारा द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन तो बिल्कुल ही नहीं बनता है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारे पास जो बचा है ऑप्शन में, एक प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, एक प्राथमिक एलिफैटिक एमीन। तो इसमें क्या होता है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण में
प्राथमिक एरोमेटिक एमीन भी नहीं बनती है। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा बचा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक का चा कह रहा है कि माल्टोस बना होता है, कि माल्टोस किसका बना होता है, यही कह रहा है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन में है 2 अणु ग्लूकोज से, दूसरा है 2 अणु फ्रक्टोज से, तीसरा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से, चौथा है इनमें से किसी में नहीं, यानी कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको, जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है वो केवल ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है, आपको ध्यान में रखना है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा दूसरे का क्या कह रहा है? वांट ऑफ गुणक, यानी गुणक लिखा है, या आप गुणांक भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वांट ऑफ गुणक, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बोर्ड ने जो जारी किया है पेपर, मॉडल पेपर केमिस्ट्री का, तो उसमें गुणक ही लिखा है। आप यहाँ पर गुणांक भी लिख सकते हैं। तो वांट ऑफ गुणक की यानी गुणांक की व्याख्या कीजिए। यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है, यही कह रहा है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको उत्तर डाल लेना, इसमें लिखना है कि असामान्य मानों की व्याख्या करने के लिए, यानी कि मतलब अब नॉर्मल मान जो होते हैं हमारे, उनकी व्याख्या करने के लिए क्या है? व्याख्या करने के लिए वान ठाप ने क्या किया था? वान ठाप ने एक नए गुणक का समारोह किया, जिसे वान ठाप गुणांक कहते हैं। ठीक है ना, आप ध्यान में रखिएगा, ये छोटी सी डिफिनीशन मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वान ठाप गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वान ठाप गुणांक बराबर होता है, यानी आई बराबर विलेय के प्राच्छित यानी प्रेक्षित मोल बटे विलेय के सैद्धांतिक मोल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं, वो कह रहा था ये अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है, यही कह रहा है ना। तो आपको क्या करना है, ये संबंधित पूछ रहा है, तो जितने भी आपने अभी पिछले वीडियो में आपने सूत्र पढ़ा है, तो उसमें आपको क्या करना है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, बिलियन चैप्टर में, कि हमारे पास क्या होता है, राउल्ट का नियम भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास तमाम सारे सूत्र पढ़े होंगे कि पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट बराबर यहाँ पर N2 बटे N1। ठीक है ना, ये आपने सूत्र पढ़ा भी होगा। इस यहाँ पर आपको सूत्र में कर क्या देना है, क्यों यही आपको करना है कि वान ठाप जो गुणांक होता है, जो आई होता है, बस आपको इसमें मल्टीपल कर देना है आई का, और आपको कुछ भी नहीं करना है। और इसमें इसके बाद आपने यह भी सूत्र पढ़ा होगा डेल्टा टी बी बराबर, ठीक है, डेल्टा टी बी बराबर पढ़ा होगा आपने के बी इंटू एम, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, के बी इंटू एम जब आपने पढ़ा, ये क्या होती है? मोललता होती है। क्या होती है? मोललता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू एम। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है कि बस आपको आई का गुणा करा देना है, आपको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद पाराशर्धा पाई बराबर सी आर टी होता है, उसमें भी आपको आई का गुणा करा देना है। इसके बाद आपने यह भी पढ़ा होगा डेल्टा टी एफ बराबर होता है क्या? एक सूत्र के एफ इंटू एम, तो इसमें भी आपको आई का गुणा करा देना है। तो ये हमारे चारों के चारों क्या होते हैं? फार्मूले होते हैं। तो एक नंबर आपको इसमें मिलेंगे, एक नंबर आपको इसमें मिलेंगे, जब चारों के चारों आप सूत्र लिखकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारा खा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे खा कह रहा है कि अंतराकाशी यौगिक क्या हैं? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों हैं, यही कह रहा ना। तो आपको उत्तर डाल लेना, इसमें लिखना है कि जब हाइड्रोजन कामा कार्बन या नाइट्रोजन, इनमें से कोई हो सकता है, कि छोटे छोटे जो परमाणु होते हैं, छोटे परमाणु धातु के क्रिस्टल जालक के, धातु के जो क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल जालक के अंदर क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं।
तो इस प्रकार से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। जो हमारे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं ना, वो धातु के क्रिस्टल में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर जब धातु के क्रिस्टल में फंस जाते हैं तो जो बनने वाले यौगिक हैं उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि संक्रमण धातुओं का जो आकार होता है, क्योंकि ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था ना, क्योंकि यहाँ तक तो आपको 1 नंबर मिलेगा, इसके बाद यह भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें आपको लिखना है कि जब यानी वो संक्रमण धातुओं का जो आकार होता है, संक्रमण धातुओं का जो आकार होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। सामान्यतः क्या होता है, बड़ा होता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इसके क्रिस्टल जालक के मध्य अंतरकाशी स्थल उपस्थित होते हैं। यानी कि मतलब जो हमारे पास क्या होते हैं, जो संक्रमण धातु होते हैं इनका आकार बहुत बड़ा होता है, और इनका आकार बड़ा होता है तो इनके जो क्रिस्टल जालक होते हैं ना, जो भी क्रिस्टल जालक होते हैं तो इनके मध्य क्या हो जाता है, अंतरकाशी स्थल उपस्थित होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप गोला गोला बनाएंगे ना, ऐसे करके आप बनाएंगे, ऐसे करके, ठीक है, फिर आप बनाएंगे एक नीचे से, तो उनके बीच कुछ रिक्त स्थान छूट जाते हैं। ठीक है ना। तो जब रिक्त स्थान छूट जाते हैं उन्हीं स्थान को क्या कहते हैं, अंतरकाशी स्थल हम बोल देते हैं। ठीक है। और जहाँ पर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे आकार हैं, जहाँ पर छोटे आकार वाले परमाणु, जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि फंस कर जाते हैं, आदि क्या हो जाते हैं, फंस कर अंतरकाशी यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास क्या होता है, संक्रमण धातु होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है, और उनमें क्या हो जाता है, जब वो धीरे धीरे साइज में यानी बड़ी हो जाती है, बड़े रहते हैं ना साइज में, तो बड़े रहते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, उनके मध्य जो होता है ना, जब उनके क्रिस्टल जालक बनाएंगे, यानी क्रिस्टल जब जालक बनाएंगे, जाल जैसे जब बनाते हैं, जब जाल जैसे आप बनाएंगे तो उनमें क्या होगा, उनमें होगा कुछ रिक्त स्थान छूटेंगे, उन्हीं रिक्त स्थानों में कौन फंस जाएंगे, हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। फिर इसके बाद किसका निर्माण हो जाएगा, अंतरकाशी यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दूसरे का हमारा ग कह रहा है कि स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है, यही कह है ना। तो देखिए आपको उत्तर डालने इसमें लिखना है, लिगैंड को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, विपाटन का मतलब होता है बटना। ठीक है। लिगैंड को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये हमारी छोटी सी क्या है, डिफिनीशन है। और जैसे में हम समझेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, एक श्रेणी है आयोडीन माइनस, ये क्या है, बढ़ता क्रम है, ध्यान दीजिए क्योंकि बढ़ते क्रम में रखना है। आयोडीन माइनस, फिर इसके बाद क्या होता है, ब्रोमीन माइनस, इसके बाद क्या होता है, इसके नीचे क्लोरीन माइनस, लेकिन फ्लोरीन माइनस नहीं कर दीजिएगा। ठीक है ना। इसका क्या हो जाता है, इसका ज़्यादा होता है ऊर्जा, इस देखिए, यानी वह S2 माइनस, फिर क्या होता है, फ्लोरीन माइनस, फिर OH माइनस, ETC, अभी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए इतना ही बहुत है कि हमारे पास स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। इसके बाद हम देखते हैं घ नंबर, दूसरे घ कह रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन आप देख सकते हैं, यानी वो डबल कार्बन से, यानी मतलब 2 कार्बन से 4 कार्बन की तरफ ले जाने के लिए कह रहा है, 2 कार्बन से 4 कार्बन की तरफ। ठीक है ना। तो जब 2 कार्बन जब दोगुना करना हो तो वहाँ पर कौन सी अपक्रिया आप लगाएंगे, वोल्टाज अपक्रिया लगाएंगे। कौन सी अपक्रिया लगाएंगे, वोल्टाज अपक्रिया। तो यहाँ पर उत्तर में हमने क्या किया, क्लोरोएथेन CH3CH2Cl, ये किसका सूत्र है, क्लोरोएथेन का। हमें जाना है ब्यूटेन में, तो हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो दोनों को क्या करना है, डबल डबल करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा हमारा, बचेगा क्या, ये 2 डबल बचेंगे, CH3CH2CH2CH3, यही क्या है हमारे पास है, ब्यूटेन का सूत्र है। ठीक है ना। हमने यहाँ पर वोल्टेज अपक्रिया के द्वारा प्राप्त कर लिया है। इसके बाद कह रहा है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन
एनिलीन कहे या ब्रोमोबेंजीन कहे, आपको कौन सी अपक्रिया लगाना है? सैंडमायर अपक्रिया आपको ध्यान में रखना है। ये हमारी सैंडमायर अपक्रिया में क्या होता है, जब एनिलीन की क्रिया NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म जब हम करते हैं तो हमारा क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारा बनता है। ध्यान में रखिएगा, जब हम ये हमारे पास एनिलीन और इसकी उपस्थिति जब होती है ना, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर इसमें क्या होता है, CuCl बटे HCl की उपस्थिति में जब हम करते हैं, गर्म करते हैं इसको, तो हमारे पास नाइट्रोजन बाहर हो जाती है और HCl हमारे पास बाहर हो जाता है, क्लोरीन जाती है, तो क्या बन जाता है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये हमारी क्या है, दोनों के दोनों अपक्रिया प्राप्त हो चुके हैं, दोनों प्रोडक्ट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास तीसरे का कह रहा है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका सूत्र है C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है। ठीक है, विलयन के नंबर 1 हमारे पास काम में पूछा गया हिमांक और नमन एवं खा नंबर में है हिमांक की गणना की है। 2 प्रश्न हमसे पूछा, ठीक ना, 2 चीज़ की हमें गणना करना, एक हिमांक और नमन और हिमांक। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या है, दिया जो है हमें वो लिखना है कि 45 ग्राम हमारे पास इथिलीन ग्लाइकॉल है, यानी स्मॉल w का मान, और जल का हमारे पास कितना है, जल का हमारे पास दिया है, यानी वो बड़ा वाला w का मान कैपिटल 600 ग्राम। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास दिया है, और हमें क्या निकल, इसका अणुभार निकालना पड़ेगा, इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलिकुलर वेट। तो हमारे पास इसका निकल के कितना आ जाएगा, 62 निकल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये सभी निकल आ चुके हैं। इसके बाद आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जल का जो होता है, जो यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है हमारे पास, यानी कि मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है कितना होता है, इतना होता है। ध्यान में रखिए, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 होता है। क्योंकि आपको क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर सवाल में देता है लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद भी कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका याद करना, इसका मान यानी हिमांक अवनमन। तो सूत्र लगाएंगे डेल्टा TF बराबर स्मॉल w गुणे KF गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। बस आपको मान रख देना, सभी मान यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको मान रख देना है। हल करेंगे कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा TF बराबर 2.25 केल्विन। ये क्या है, हिमांक का अवनमन हमारा आ चुका है, पहले का आंसर। ठीक है, इसके बाद कह रहा था हिमांक की भी गणना करना है, तो यहाँ पर हम खा नंबर का निकाले, का आ चुका, खा नंबर निकालेंगे तो विलयन का हिमांक बराबर क्या होता है, जल का हिमांक केल्विन में। जल का हिमांक हमारे पास इतना होता है, ठीक है ना, कितना होता है 273.15। हमें जल के हिमांक में जो है ये वाला हिमांक हमें यानी अवनमन घटाना पड़ेगा, यानी जल के हिमांक में हम घटाएंगे क्या, जो हमारे पास हिमांक का अवनमन आया है, कितनी की कमी हुई है, जितनी की कमी हुई है वही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हिमांक आ जाएगा, विलयन का हिमांक। हमारे पास जल का कितना, जल का इतना होता है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या है, हमारे पास हिमांक का अवनमन कितना आ गया है, 2.25 आ गया है ना। जब आप घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ये हमारा खा का आंसर भी आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं, और हमारे पास खा दिया है तीसरे खा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मों के नाम लिखिए। पहला, प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण। जब हमारे पास एल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या एल्केन हो, जब उनका ऑक्सीकरण कराएं या एल्डिहाइड बनता है या हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास यानी एसिड बनता है, तो हमारे पास वहाँ पर कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, KMnO4 K2Cr2O7। वो कह रहा था नाम, तो आप नाम भी लिख सकते हैं, पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है ना, इनका नाम है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा है प्रोपेन टू ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। तो निर्जलन क्या करना है यानी हमें, तो इसमें क्या कौन सा अभिकर्मक यूज होगा, तो सांद्र H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हमारा होगा। प्लस में आप ये भी ध्यान रखिए टेम्परेचर कितना होगा, 170 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। जब इतना रखेंगे तो हमारा क्या फाइनली आंसर आ जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, क्योंकि वो अभिकर्मक का नाम ही पूछ रहा था। ठीक है, आई होप प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये हमारा पूरा वीडियो समझ में आ गया है तो कृपया चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, और हम इसी प्रकार से आपको वीडियो पाना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।